दोस्तों जब हवा में एक एयरक्राफ्ट दूसरे एयरक्राफ्ट के साथ लड़ाई लड़ता है तो उसे कहा जाता है डॉग फाइट। और डॉग फाइट में बेसिकली उस एयरक्राफ्ट का ही जीत मिलता है जिसका मैन्यूवरेबिलिटी दूसरे एयरक्राफ्ट से आगे हो। हालांकि दोस्तों बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के कॉन्सेप्ट आने के बाद डॉग फाइट जैसे लड़ाई का संभावनाएं जहां पे घट गया है तो वहीं पे अभी भी माना जाता है कि फ्यूचर लड़ाई में डॉग फाइट एक निर्धारित लड़ाई होगा और यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट या जिस देश के एयरफोर्स जीतेगा वही हवा में राज करेगा। अब दोस्तों इंडियन एयरफोर्स को अगर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स में इस्तेमाल होने वाला सबसे अधिक संख्या का एयरक्राफ्ट सुखोई 30 MKI है। और दोस्तों भविष्य में कोई अगर लड़ाई होता है तो सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों का भूमिका उस लड़ाई में सबसे अधिक होगा। ऐसे में दोस्तों सवाल यह है कि सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट डॉग फाइट के मामले में कहां पे है। किसी विदेशी एयरक्राफ्ट खास करके अगर वेस्टर्न प्लेटफॉर्म के साथ इसका लड़ाई होता है तो क्या ये ऐसे वेस्टर्न प्लेटफॉर्म को मात दे सकेगा। और दोस्तों हाल ही में एक एक्सरसाइज के दरमियान सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के द्वारा इस चीज को प्रूव करके भी दिखाया गया। रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि साल 2015 में एक एक्सरसाइज में सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों ने केवल मात्र यूरोप का सबसे ताकतवर तरीन एयरक्राफ्ट मतलब यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों को हराया नहीं बल्कि 12-0 के बड़े मापदंड में हराया। मतलब दोस्तों एक ऐसा डॉग फाइट हुआ जहां पे एक भी सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों का नुकसान नहीं हुआ बल्कि दूसरी तरफ 12 यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के सामने घुटने टेक दिया। अब दोस्तों इस बारे में खुलासा असल में यूरेशियन टाइम्स के हाल ही की एक रिपोर्ट में किया गया जहां पे दावा यह है कि साल 2015 में इंद्रधनुष 4 एक्सरसाइज के दरमियान सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट और यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों के बीच में एक डॉग फाइट हुआ था जहां पे यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट संपूर्ण रूप से हार गया और सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट 12-0 से जीत गया। अब दोस्तों रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये जो एक्सरसाइज हुआ था यहाँ पे असल में दोनों एयरक्राफ्टों के विदिन विजुअल रेंज परफॉर्मेंस को जांचा गया। मतलब दोस्तों दोनों एयरक्राफ्टों को क्लोज कॉम्बैट में लड़वाया गया और क्लोज कॉम्बैट में बताया जा रहा है कि सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के मैन्यूवरेबिलिटी के कारण इन एयरक्राफ्टों के जो परफॉर्मेंस था वो काफी बेहतर था। हालांकि दोस्तों एक्चुअल लड़ाई में अगर देखा जाए तो शायद सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को इतने क्लोज कॉम्बैट में लड़ने का मौका ना मिले क्योंकि आजकल का जो लड़ाई है ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के सहारे होता है और सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट फिलहाल इस मामले में कमजोर है। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल भारत के पास जो सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट है इसमें सबसे दूर तक मार करने वाला जो मिसाइल है वो है R-77 मिसाइल जो कि 80 किलोमीटर दूर तक टारगेट को निशाना बना सकता है। पर दोस्तों ये मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए परफेक्ट नहीं है। साल 2019 में जब पाकिस्तान के साथ बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद एक झड़प हुआ था तब इन मिसाइलों के खराब प्रदर्शन दुनिया के सामने आया था। हालांकि सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में जो ताकतवर तरीन इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम है उसके कारण सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को कई बार पाकिस्तानी F-16 एयरक्राफ्टों के द्वारा निशाना बनाने का प्रयास किया गया लेकिन सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को इन एयरक्राफ्टों ने कभी निशाना नहीं बना सका। हालांकि सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में अब मिसाइलों को बदल के वहां पे IWER नामक इजरायली लॉन्ग रेंज मिसाइल और अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अगर यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों के कंपेयर में इन मिसाइलों को देखा जाए तो यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों में लॉन्ग रेंज के कॉम्बैट के लिए मीटियोर मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि बहुत ही खतरनाक और बहुत ही लंबे दूरी तक मार करने वाला मिसाइल है। और दोस्तों मेरा मानना यह है कि बियॉन्ड विजुअल कैपेबिलिटी में अगर इन दोनों एयरक्राफ्टों का सामना होता है तो भारत के मिसाइल यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले मीटियोर मिसाइलों से कमजोर पड़ सकता है। लेकिन सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये मीटियोर जैसे मिसाइलों को मात दे सकेगा। बाकी रहा दोस्तों क्लोज कॉम्बैट कैपेबिलिटी तो दोस्तों अगर दोनों एयरक्राफ्ट एक दूसरे के क्लोज कॉम्बैट रेंज में आ जाता है तो यहाँ पे यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों के लिए शायद सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को मात देना आसान ना हो। और इसी कारण के वजह से ये साल 2015 के एक्सरसाइज के दरमियान सुखोई 30 MKI 12-0 के एक पक्ष रिजल्ट में जीत गया था। बेसिकली सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में जो थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल का इस्तेमाल किया गया उसके कारण इन एयरक्राफ्टों के जो मैन्यूवरेबिलिटी है वो काफी हाई है। जब तक कोई एयरक्राफ्ट घूम के सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के पीछे आएगा तब तक तो सुखोई 30 MKI अपने संपूर्ण चाल बदल के या फिर कहे तो अपने कोबरा मैन्यूवरेबिलिटी का इस्तेमाल करके उस एयरक्राफ्ट को मात दे चुका होगा। और दोस्तों इन्हीं कारणों की वजह से क्लोज कॉम्बैट में यूरोफाइटर टाइफून हो, राफेल हो या फिर कोई भी अन्य एयरक्राफ्ट सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को एटलीस्ट मात नहीं दे सकता। हालांकि दोस्तों फिर भी अगर देखा जाए तो सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के जो बियॉन्ड विजुअल कैपेबिलिटी है उसमें कई सारे कमी है जिनमें सबसे बड़ा कमी है इसमें इस्तेमाल होने वाला बार्स रैडार है। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जो बार्स रैडार है ये लंबे दूरी तक टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है लेकिन ये एक पुराने टेक्नोलॉजी का रैडार है जिसे कि पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रैडार कहा जाता है। जबकि दूसरी तरफ अगर यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो इसमें रैडार के रूप में सेप्टर रैडार का इस्तेमाल हुआ है जो कि आसानी से लंबे दूरी से सुखोई 30 MKI जैसे एयरक्राफ्टों को डिटेक्ट करने में
सक्षम है। हालांकि सुपर सुखोई प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत के द्वारा सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार मतलब भारत के खुद के स्वदेशी उत्तम रडार को लगाया जा रहा है, जो कि इन एयरक्राफ्टों के क्षमता को और बढ़ाएगा। और इसके अलावा दोस्तों बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर कैपेबिलिटी को और मजबूत करने के लिए भारत की तरफ से जहां पे 110 किलोमीटर रेंज वाले अस्त्र मार्क 1 एयर टू एयर मिसाइलों को लगाया जा रहा है, तो वहीं पे आने वाले समय में सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में भारत के खुद के बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल जैसे कि अस्त्र मार्क 2 अस्त्र मार्क 3 जैसे मिसाइल तो लगेगा ही, साथ में कुछ रिपोर्टों में दावा यह भी किया जा रहा है कि संभावित आने वाले समय में ये एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार लगने के बाद मीटियोर जैसे मिसाइल भी इन एयरक्राफ्टों में लग सकता है। हालांकि इसका संभावनाएं काफी कम है और ऑफिशियली भी अब तक ऐसा कोई जानकारी नहीं दिया गया है। बाकी रहा क्लोज कॉम्बैट के लिए इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में रशियन निर्मित OLS-30 लेजर ऑप्टिकल इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल तो किया गया है, लेकिन इन सिस्टमों को भी एक पुराने और काफी बैकडेटेड सिस्टम कहा जाता है। जबकि दूसरी तरफ यूरोफाइटर टाइफून जैसे एयरक्राफ्टों में पैसिव इंफ्रारेड एयरबॉर्न ट्रैकिंग इक्विपमेंट जैसे बेहतरीन इक्विपमेंटों को लगाया गया है। और दोस्तों इसके जो इंफ्रारेड ट्रैकिंग सिस्टम है वो भी दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम है। ऐसे में दोस्तों भारत के सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को अगर सभी तर्ज पे दुनिया में आगे रहना है तो इन एयरक्राफ्टों में कई तरीके के बदलाव का आवश्यकता है और भारत इन बदलावों को करने के लिए तैयार भी है। पर दोस्तों फिर भी इस कंडीशन में सुखोई 30 MKI जो एयरक्राफ्ट है वो कई सारे एयरक्राफ्टों को खाली क्लोज कॉम्बैट में ही नहीं हरा सकता है, बल्कि बियॉन्ड विजुअल कैपेबिलिटी में भी हरा सकता है। जैसे कि चाइना के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले J सीरीज के J11 J15 जैसे एयरक्राफ्ट आसानी से सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के सामने घुटने टेकेगा, जबकि J20 जैसे एयरक्राफ्टों के लिए भी सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को मात देना इतना आसान नहीं है। हालांकि दोस्तों इसके अलावा डॉग फाइट में जीतने के लिए दो और फैक्टर भी डिपेंड करता है, जिनमें एक फैक्टर है पायलट का ट्रेनिंग। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस मामले में फिलहाल इंडियन एयरफोर्स काफी आगे है। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की तरफ से लगातार पूरा साल भर अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लिया जाता है और दोस्तों ऐसे भी इंडियन एयरफोर्स के पायलटों के द्वारा लगभग 24 घंटे पसीना पाया जाता है ताकि लड़ाई में खून बहने का मौका ना आए। वहीं पे दूसरी तरफ दोस्तों दूसरा फैक्टर है एनवायरमेंटल कंडीशन। यहाँ पे दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जब एयरक्राफ्टों को निर्माण किया जाता है तब कई तरीके के एनवायरमेंटल कंडीशन को देखते हुए निर्माण किया जाता है। जैसे कि दोस्तों यूरोप के जो एयरक्राफ्ट है वो कोल्ड वेदर में इस्तेमाल होने के लिए बनाया गया है, जबकि भारत के जो एयरक्राफ्ट है उसे बेसिकली ह्यूमिड एरिया में इस्तेमाल होना होता है। और दूसरी तरफ भारत के अगर एनवायरमेंटल कंडीशन को देखा जाए तो ये पहाड़ी ठंडा एरिया से शुरू करके समुद्री गर्म और ह्यूमिड एरिया भी है और यहाँ पे राजस्थान के जैसे रेगिस्तानी एरिया भी है। और दोस्तों इन कुछ कारणों के वजह से कई समय विदेशों में जिन एयरक्राफ्टों के इंजनों के द्वारा 10% तक अधिक थ्रस्ट जनरेट किया जाता है वो भारत के कंडीशन में आके 10% कम थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। अब ऐसे में दोस्तों सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट के तहत इंडिया के एनवायरमेंट के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब इन एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस इंडिया के एनवायरमेंटल कंडीशन में सबसे टॉप परफॉर्मेंस है, जबकि दूसरी तरफ इसी एनवायरमेंट में अगर किसी यूरोप के एयरक्राफ्टों को बिना किसी एनहांसमेंट का लाया जाता है तो उसके परफॉर्मेंस में गिरावट होगा। और अगर सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को भी अगर दूसरे एनवायरमेंट में मतलब यूरोप के एनवायरमेंट में ले जाया जाता है तो वहां पे भी एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस में अंतर होगा। हालांकि दोस्तों इस तरीके की एनवायरमेंटल कंडीशन शायद आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों के ऊपर असर ना डाले और जिस तरीके से भारत अपने खुद के स्वदेशी एयरक्राफ्टों को बना रहा है और विदेशी एयरक्राफ्टों को इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट के तहत मजबूत कर रहा है, ये आने वाले समय में ये एनवायरमेंटल कंडीशन को संपूर्ण रूप से हटा देगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि यूरोफाइटर टाइफून जैसे एयरक्राफ्टों के साथ भारत के जो सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट है इसका हेड टू हेड कॉम्बैट अगर होता है और क्लोज कॉम्बैट में लड़ाई होता है तो क्या रिजल्ट जो 12:1 मतलब भारत के पक्ष में 12 जीत और यूरोफाइटर टाइफून के पक्ष में 0 जीत कहा जा रहा है, ये अभी भी बरकरार रहेगा या 2015 में कंडीशन अलग था? कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।